आज हमारे साथ एक बार फिर देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, रणनीतिकार कर्नल आर एस सिंह साहब मौजूद हैं। कर्नल सिंह साहब इस वक्त पटना में हैं और एक ऐसा विषय जो आपको लगता है कि जिसका भारत से सीधा संबंध है, ये घटनाएं भारत के पड़ोस में घट रही हैं, लेकिन इन घटनाओं का भारत के अंदर एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। पहले भी हुआ है और इन घटनाओं का भारत के ऊपर सीधे तौर पे क्या असर पड़ेगा, इन तमाम बातों पे हम बात करेंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से अफगानिस्तान में वहां जो तालिबान है उनकी फोर्सेस, यानी जो सरकारी फोर्सेस है और तालिबान के बीच में जिस तरह से युद्ध घमासान चल रहा है, और साथ साथ एक ऐसा रोग नेशन, इस्लाम के नाम पे धब्बा, इस्लाम का सबसे गलत इस्तेमाल करने वाला, या ये कह सकते हैं कि सबसे एक फेक स्टेट वाला देश पाकिस्तान, वो इसके अंदर किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रहा है, उसका सारा एजेंडा कुल मिलाकर के ये है कि कैसे हम इस पूरे मामले को उठाएं। और जिस तरीके से वो कश्मीर के अंदर एक फेल हो चुका है, उसे लगता है कि कश्मीर में हम इन आतंकवादियों को, इन तालिबानों को, हम इन लड़ाकों का कैसे इस्तेमाल करें। और फिर भारत के अंदर एक वर्ग है जो इस समय मोदी के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, सनातन के खिलाफ एक मुहिम चला रहा है, वो तमाम मुसलमान। तो इसमें 4-5 फैक्टर हैं: अफगानिस्तान, इस्लाम, तालिबान, पाकिस्तान, मुसलमान और हिंदुस्तान। इन चारों पांचों चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत की क्या रणनीति हो और अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, और ये किस किस्म के इस्लाम का झगड़ा है। कोई कहता है इस्लामिक स्टेट बनाओ, कोई कहता है इस्लामिक एमिरेट्स बनाओ। तो ये आज ये नौबत क्यों आई, और क्या भारत में जिस तरीके की ताकतें हैं, चाहे वो पीएफआई हो या यहाँ ये जो असदुद्दीन की पार्टी है ये हो, या भारत में 16,000 करोड़ से ज्यादा जो पैसा यहाँ आ रहा है भारत के अंदर रेडिकलाइजेशन के लिए, वो तमाम सारी चीजों का असर है। तो मैं सिंह साहब से कहूंगा कि सिंह साहब, आप अपनी बात को रखें और इस पूरे ये जो एक तरीके से उलझी हुई पूरी वो घिटा है उसको सुलझाएं और भारत के लोगों को अवेयर करें कि भारत में आम आदमी को क्या भूमिका निभानी चाहिए, सरकारों को क्या स्टैंड लेना चाहिए, हमारी विदेश नीति को क्या स्टैंड लेना चाहिए, और आने वाले खतरों से देश को आगाह करें। कर्नल आर एस सिंह साहब, अपनी बात कहिए। सिंह साहब, सिंह साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। सिंह साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। सिंह साहब, आप शायद, मेरा ख्याल है कि सिंह साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? सिंह साहब आप नहीं सुन पा रहे। मैं समझता हूं कि थोड़ा सा कुछ ये जो शायद कोई कनेक्शन की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इस समय पटना में बैठे हुए हैं और इस वजह से ऐसा हो रहा है। थोड़ी देर में वो आ जाएंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये था कि ये एक ऐसा मसला है जिसपे हमारे यहाँ अखबारों में जिस तरीके से इस पूरी समस्या को दिखाने की, बताने की कोशिश की जा रही है, वो इतनी सिंपल नहीं है। इसके पीछे बड़े सारे डायमेंशंस हैं और ये डायमेंशंस जो हैं वो एक बहुत बड़े खतरे की तरफ हमको इशारा करते हैं। और हमें लगता है कि सिंह साहब, मैं समझता हूं आप आ गए हैं, आप अपनी बात को रखें इस पूरे मामला को जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। नमस्कार पुष्पेंद्र जी, सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है सर, आ रही है। प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज। आप मुझे सुन पा रहे हैं? एकदम एब्सोल्युटली फाइन सर, मैं सुन पा रहा हूं। सर मुझे सुन पा रहे हैं आप? मैं सुन पा रहा हूं आपको, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है, मैं सुन पा रहा हूं आपको। आई कैन हियर यू सर, मैं सुन पा रहा हूं। आप बोलिए, आप अपनी बात कहिए सर। है? नहीं सुनाई दे रहा है यार। मेरी आवाज आपको जा रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। लेकिन आपकी आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही है। अरे उससे कुछ नहीं यार, मुझे
सिंह साहब का शायद थोड़ा वहां पटना में कुछ कनेक्शन को लेकर के गड़बड़ हो रहा है, लेकिन ये आप सब जानते हैं कि पिछले 48 घंटों से बारिश जिस तरह से हो रही है उसमें कई सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। मैं समझता हूं कि सिंह साहब जल्दी होंगे, लेकिन अफगानिस्तान को लेकर के वहां जो भी कुछ हो रहा है वो नई बात नहीं है। जो तालिबानों को खड़ा किया गया, पाकिस्तान ने पैसे लेकर के तालिबान को खड़ा किया, फिर वो इस्लाम वर्सेस आपने लेफ्ट एक युद्ध किया है, रशिया के खिलाफ युद्ध किया, और उसके बहाने आप पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम पे करोड़ों रुपया कमाया और करोड़ों लोगों को उन्होंने वहां आतंकवादी बनाया। और उनका एजेंडा ये था कि अमेरिका को हमारी जरूरत है, तो उन्होंने अमेरिका की जरूरत के साथ साथ अपनी जरूरत को वहां वो दिया, और उसके बाद कोशिश हुई कि किस तरीके से हम इसको वो करें। सिंह साहब आप आ गए, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप अपनी बात कहिए। नहीं यार, मेरी आवाज आ रही है आपको? हटाओ मेरा बोला। सिंह साहब मेरी आवाज काम कर रहा है तुम्हारा। सिंह साहब आपकी आवाज मुझे आ रही है, आप बोलिए। अरे मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। उनकी आवाज, सिंह साहब को मेरी आवाज नहीं जा रही। हेलो हेलो, सिंह साहब आपकी आवाज मुझे आ रही है, मेरी आवाज शायद आपको नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है सिंह साहब को शायद आवाज की प्रॉब्लम हो रही है, और वो जैसे ही हमारे साथ जुड़ जाएंगे अपनी बात को हम जारी रखेंगे। लेकिन ये टॉपिक है, इसके बारे में मैं समझता हूं कि एक आम भारतीय को पता है कि अफगानिस्तान के अंदर क्या होता रहा है, और आज वहां इस बात का झगड़ा है कि ये जो अफगानिस्तान है क्या ये इस्लामिक राज्य कहलाएगा या ये वहां उसको एमिरेट कहेंगे। तो ये हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी आ रही। प्लीज अपनी सिंह साहब आ गए हैं, मैं समझता हूं कि इस थोड़े से इंटरप्शन के लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन सिंह साहब अपनी बात आप रखिए। पुष्पेंद्र जी आपका और आज जो लोग हमको देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनका हमारा बहुत बहुत नमस्कार। और आपने एक बड़े ज्वलंत विषय पर आज हमको आमंत्रित किया है। मेरी ये कोशिश होगी कि मैं इसको बड़े सरल और संक्षिप्त तरीके से मैं आपके सामने इसको पेश करूं। और बात हम शुरू करते हैं अफगानिस्तान के राष्ट्र निर्माण से। तो राष्ट्र निर्माण अगर हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि अगर इतिहास में जाए तो जिस तरह से अफगानिस्तान ने राष्ट्र निर्माण को धोखा दिया है, उसी तरीके से राष्ट्र निर्माण ने अफगानिस्तान को धोखा दिया है। और कुछ लोग जो कि अफगानिस्तान को इतिहास को अच्छी तरह से जानते हैं, उनका ये मत है कि जब बाहरी खतरा आता है तब तो ये एक हो जाते हैं, और उस समय आपको किस एक राष्ट्र का एक कोई स्वरूप दिखता है। लेकिन जैसे ही वो जब बाहरी खतरा टल जाता है तो ये फिर गृह युद्ध वहां पे शुरू हो जाता है। यही इतिहास रही है अभी तक की अफगानिस्तान की। और आप ज्यादा नहीं, आप 20 साल पहले आपकी सोच को ले जाते हैं तो 2001 का वर्ष था जब ये ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम शुरू हुआ था। उस समय आपने देखा कि नदर्न अलायंस ने किस तरीके से आपस में मिलके इन्होंने इसी तालिबान के खिलाफ इन्होंने किस तरह से अमेरिकन को सहायता दी, उनको हर तरह की सुविधा दी, और उनके साथ मिलके लड़े अमेरिकन के साथ। लेकिन जब विजय प्राप्त हुई, यानी कि जब वहां से तालिबान को उखाड़ के फेंक दिया और वो फिर पाकिस्तान में और पहाड़ों में जब वो मेल्ट कर गए वहां से, तो उसके बाद से इनकी आपस में इनका युद्ध न कहें तो एक बहुत
आपस में एक गहरा संग्राम कहिए, एक संग्राम छिड़ गया। और वो संग्राम में कौन था साहब? उसमें आपको याद होगा जो उस समय उज़्बेक के नेता थे रशीद दोस्तम, एक बहुत बड़े वो गवर्नर लॉर्ड थे, उज़्बेक थे। अत्ता मोहम्मद जो कि एक ताजिक थे। जनरल फहीम जो बाद में डिफेंस मिनिस्टर बने, उन्होंने अपनी सेना का अफगान नेशनल आर्मी में विलय करवाने से मना कर दिया। तो जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो केवल ये ना समझे कि केवल वहां पे अफगान लोग ही रहते हैं या पश्तून ओरिजिन के लोग हैं। वहां की आपको मैं अगर बनावट बता दूं, करीब 44 to 45% जो वहां की पॉपुलेशन है वो पश्तून की है। उसके बाद ये 25% ताजिक है, कोई 10% हजारा है, 8% उज़्बेक है, और 84% वहां सुन्नी है, 16% शिया है वहां पे। तो ये कोई अगर ये सोचता है कि ये केवल ये पश्तून का ये मोनोलिथ है, ये ऐसी बात नहीं है। अभी किसी वजह से मैं नहीं जानता क्या, जो हमने इनकी ताकत देखी थी 2001 के पहले उज़्बेक्स और ताजिक्स की, वो ताकत अभी देखने को मिल नहीं रही है। शायद वो अभी तक संगठित नहीं हुए हैं। और इसलिए अगर कोई ये सोचता है कि तालिबान का बिल्कुल फ्री रन हो जाएगा हमेशा के लिए, और हमेशा के लिए उनका वर्चस्व रहेगा और हमेशा के लिए कब्जा हो जाएगा, तो ये सोच अपने आप में ठीक नहीं है। मैंने आपको वहां की बता दी, 25% ताजिक लोग हैं। अब होता क्या है कि ये सारे ताजिक हो गए, हजारा हो गए, उज़्बेक हो गए, पश्तून हो गए, शिया हो गए, सुन्नी हो गए, तो ये इस्लाम तो इनको कई जब बाहर का कोई खतरा आता है तो इनको जोड़ के रखता है। और इस्लाम की ही वजह से एक सेम्बलेंस, एक तरह का एक स्वरूप है एक राष्ट्र का। लेकिन इस्लाम से ज्यादा कहीं वहां जो कबीले जो कबीली और नस्ली जो सोच जो है, यानी कि एथनिसिटी की सोच और रेस का सोच, वो कहीं पर ज्यादा वहां पे उसका वर्चस्व है, उसका प्रभाव है। तो हमेशा इस्लाम वर्सेस एथनिसिटी, ये वहां पर हमेशा ये चलता रहा है और आगे भी यही होगा। आज आपको मैं एक खबर बताता हूं कि रशिया ने ये उज़्बेक और ताजिकिस्तान के साथ मिलकर अभी वो बॉर्डर पर एक्सरसाइज करने की उन्होंने घोषणा की है। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक संदेश देना चाहते हैं तालिबान को कि ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे लिए ये फ्री रन है। तो राष्ट्र निर्माण जो है वहां पे, मैंने कहा कि राष्ट्र निर्माण वहां पे एक मृग तृष्णा की तरह कभी भी अफगानिस्तान को हासिल नहीं हुआ है। और ये तालिबान जैसे, अब इस्लाम तो जोड़ के रखता है, लेकिन जैसे ही बाहरी खतरा कम होता है तो वो कड़ियां जो है वो टूटने लगती है। और पुष्पेंद्र जी, मैं देख रहा हूँ वो कड़ियां वो टूटना शुरू हो गई है। अभी कुछ वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये दिखाया गया कि किस तरीके से हजारा लोग जो वहां पे आ रहे थे, तो उनको चुन चुन के उनसे पूछा गया कि तुम हजारा हो, और उनको कोल्ड ब्लड में तालिबान ने मारा। तो ये है इस्लाम का स्वरूप। अभी जो आपके एक जो दानिश सिद्दीकी जो वहां पे जो रिपोर्टिंग कर रहे थे वहां, वो कोई वॉर जोन से, जी, वो कोई वॉर जोन से रिपोर्टिंग नहीं कर रहे थे, उसको आप वॉर जोन नहीं कहेंगे। क्योंकि जो पार्टीज वहां पे जो प्रोटैगनिस्ट हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ है, ये तालिबान और अफगान फोर्सेस दोनों मुसलमान है। तो दोनों पक्ष मुसलमान, जो रिपोर्टिंग कर रहे थे वो मुसलमान। तो कहीं भी हमको तो मुसलमान को रैयत देखने को मिल नहीं रही है। अब बात आती है इसका नाम पे। तो देखिए, ऐसा है कि
अफगानिस्तान एक मुल्क तो सदियों से रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे अफगान जो है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी, 40 अफगान के नाम से वो जाने जाते हैं, तो पश्तून है, इसलिए वहां पर अफगान मेजॉरिटी कम्युनिटी में उससे वो अफगानिस्तान का ये का कॉन्सेप्ट है, और उसी पे पूरी नेशन जो है वो उस पर निर्भर करती है। अब मैंने पहले भी ये बात कही है कि दुनिया में आप देखेंगे कि जितने मुल्क हैं, जितने देश हैं, ज्यादातर अपने मेजॉरिटी कम्युनिटी से जाने जाते हैं। जैसे कि आप सेंट्रल एशिया में ले लें, उज्बेकिस्तान ले लें, ताजिकिस्तान ले लें, कजाकिस्तान ले लें, किर्गिस्तान ले लें, ठीक है। तो वहां पे अभी ये भी सुनने में आया कि कुछ किर्ग लोग थे, तो किर्ग लोगों को उस तरफ ये अफगानिस्तान में वो कभी विस्थापित हो गए थे, यहाँ पे उनको भी मार के भगाया गया है, और अभी तालिबान ने उनको मार के भगाया है। तो ये सबसे बड़ी जो अभी जो कश्मोकश है, जो सबसे बड़ा उनका अभी जो कंफ्यूजन जो चल रहा है, जो दोहा में बातचीत हुई है, ये सरकारी पक्ष में और ये तालिबान के जो प्रतिनिधि है, तालिबान कहता है कि नहीं, हम इसको इस्लामिक स्टेट ऑफ इस्लामिक एमिरेट को हम अफगानिस्तान बताएंगे, इसको बनाएंगे, इसका नाम रहेगा इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। और उनका कहना है, जो सरकारी प्रतिनिधि है, ये रहेगा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। अब यहीं पे मॉडर्न इस्लाम और मेडिएवल इस्लाम का देखो किस तरीके से कंटेस्ट होना शुरू हो गया है। अगर इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान आप कहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप बात कर रहे हैं शरीयत की, आप शरीयत की बात कर रहे हैं। अफगान तो एक नेशनहुड है, अफगान से ही ये नेशनहुड बनना चाहिए अफगानिस्तान। लेकिन यहाँ पे आज झगड़ा किस चीज का है कि इस्लाम का क्या इसमें रोल रहेगा, किस तरह की इस्लाम होगी यहाँ पर। तो इनको नेशनहुड से आप देखेंगे, इस्लामिक कंट्रीज में आज ज्यादातर इस्लामिक कंट्री में नेशनहुड से इनका वास्ता नहीं है। इनका वास्ता केवल है कि इस्लाम एज अ पॉलिटिकल टूल, जो आप बात करते हैं कि ये मजहब एक पॉलिटिकल टूल है, ये किस तरीके से इसको पॉलिटिकल टूल के तरह इसको इस्तेमाल किया जाएगा। अब मैं आपको एक और छोटी सी बात बता देता हूं कि अभी इमरान खान ने कहा, एक वक्तव्य ने कहा कि यूगुर मुसलमानों का जो ट्रीटमेंट है उसको लेकर हम चाइना के वर्जन को हम एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि जो भी चाइनीज बोल रहे हैं वो कहे कि हमारी इतने गहरे रिश्ते हैं, हमारे भाई के रिश्ते हैं, इसलिए जो भी चाइनीज कह रहे हैं, चाइना कह रहा है यूगुर मुस्लिम्स के ट्रीटमेंट के बारे में, हम उसी को सच मानते हैं। यानी कि उनका कहना कि वो री-एजुकेशन कैंप्स जो वहां पर उन्होंने बनाए हैं, वो उसका स्वागत करते हैं, इसका मतलब उसका समर्थन करते हैं। दाढ़ी नहीं रखना, बुर्का नहीं पहनना, वो उसका समर्थन करते हैं, इमरान खान समर्थन करते हैं। तो ये देखिए किस तरीके से इस्लाम को एज अ पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल किया जा रहा है। अब अगर ये इमरान खान बोल रहे हैं, तो मुझे आप ये बताएं कि कल को अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली, अगर, और इसकी काफी संभावना भी है कि काबुल पे उनका कब्जा हो जाता है और वहां पर तालिबान की सरकार वहां पे बैठ जाती है, तो क्या उनका भी रवैया ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट पर इसी तरीके का होगा, यानी यूगुर मुस्लिम्स को लेके? एक बड़ा बुनियादी सवाल कि आप तो अपने यहां कह रहे हैं
कि इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान होगा, जहां पे शरिया लागू होगा, और इनके जो बेनिफैक्टर हैं, जो इनके आका हैं, पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट ISI, क्या पाकिस्तान की जो दर्शन है इस्लाम के, चाइनीज इस्लाम के प्रति जो दर्शन है यूगुर्स को लेके, क्या उस